साथियों, कक्षा 12 के अध्याय 12 औपनिवेशिक शहर का हम अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इसका दूसरा पार्ट देख रहे हैं और इस पार्ट के तहत किस प्रकार इन औपनिवेशिक शहर, जिसमें मुख्य रूप से मद्रास, बम्बई और कलकत्ता है, इनका विकास कैसे हुआ, यहाँ पर परिवर्तन किस प्रकार से आए, जनसंख्या की दृष्टि से किस प्रकार से बढ़ोतरी हुई, यहाँ पर अलग अलग बिल्डिंगें थी, उनका निर्माण कैसे हुआ, साथ ही इनका रूप कैसे बदला, इस पर हम चर्चा करेंगे। इन नए शहरों का जो स्वरूप था किस प्रकार से निर्धारित हुआ। तो आइए विद्यार्थियों, मेरे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ये जो नए शहर हैं, इनमें मुख्य रूप से आप बंदरगाह, किले और सेवाओं के केंद्र के रूप में जो नए केंद्र बन रहे थे वो महत्वपूर्ण थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी के अंत तक मद्रास, कलकत्ता और बम्बई महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुके थे। इनका रूप बदल रहा था। इस समय में इन तीनों मुख्य बड़े शहरों में अंग्रेजों ने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी फैक्ट्रियों को सुरक्षित रखने के लिए, अपने परिवार के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए किलेबंदी करना प्रारंभ कर दिया था। आखिर किलेबंदी क्या थी कि अंग्रेजों ने अपने कारखानों की सुरक्षा हेतु किलेबंदी की। वो जहाँ पर भी उनके मकान थे, उस मकान के या फैक्ट्री की चारों तरफ बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची उन्होंने बाउंड्री बना दी। इस प्रकार से किले का रूप दिया। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण किले हैं जो आपसे, फोर्ट हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको ध्यान भी होना चाहिए। मद्रास का जो फोर्ट है वो है फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये महत्वपूर्ण एक फोर्ट है। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रिटिशर्स द्वारा मद्रास को किस रूप में जाना जाता था। तो ब्रिटिश जो लोग थे वो मद्रास को मद्रास नहीं कहकर फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा करते थे। ये अपने आप में अलग से प्रश्न है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना हुई। फोर्ट विलियम में बहुत बड़ा किला बनाया गया। इसके अंदर गोरे लोगों की बस्तियां थी, अंग्रेजों की बस्तियां थी, उनकी फैक्ट्रियां थी। इस प्रकार साथ ही साथ बॉम्बे में भी फोर्ट बनाया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं किलेबंदी के द्वारा गोरों ने अपने आप को सुरक्षित किया। ये ब्रिटिश आबादी के रूप में जाने जाते थे। यूरोपीय व्यापारियों के साथ साथ लेन देन चलाने वाले जो भारतीय व्यापारी थे, कारीगर थे, कामगार थे, वो इन किलों के बाहर बस्तियों में रहा करते थे। अंग्रेजों ने इस प्रकार भेदभाव करना शुरू किया। उन्होंने ये वर्गीकरण करना प्रारंभ कर दिया। किले के अंदर गोरे लोग रहेंगे और किले के बाहर और किले से बहुत दूर भारतीय लोगों के बसने की व्यवस्था की गई। यहाँ पर दो शब्द आते हैं, एक है व्हाइट टाउन और दूसरा है ब्लैक टाउन। आइए देखते हैं क्या है व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन। व्हाइट टाउन से तात्पर्य है जिस शहरी इलाका में अंग्रेज या गोरे लोग रहते थे उसे व्हाइट टाउन बोलते हैं। अंग्रेजों ने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जिन बसावट तैयार की, जो किले तैयार किए, वो कहलाते थे व्हाइट टाउन। इसके अलावा जहाँ पर भारतीय लोग रहते थे उस क्षेत्र को कहते हैं ब्लैक टाउन। जिस शहरी इलाके में भारतीय काले लोग रहते थे उसे कहते हैं ब्लैक टाउन। इस प्रकार से ये नस्ली भेदभाव की शुरुआत हो गई काले और गोरे लोगों के बीच में। आखिर ये शुरुआत क्यों हुई? 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने स्वयं को असुरक्षित महसूस किया। उन्होंने भारतीय जो देसी लोग थे उनसे अपने आप को खतरा महसूस किया। इस वजह से उन्होंने अपने रहने के लिए अलग से निवास स्थान बनाने शुरू किए, वह कहलाए व्हाइट टाउन, और भारतीयों के रहने के लिए अलग व्यवस्था की, वो कहलाए ब्लैक टाउन। राजनीतिक सत्ता का अब केंद्र भारतीय शासकों से निकलकर अंग्रेजों के हाथ में जाने लगा, और जैसे जैसे अंग्रेजों के हाथ में जाने लगा वैसे वैसे नस्ली भेदभाव भी बढ़ा। काले गोरे का भेदभाव बढ़ने लगा। इस समय में भारत में जो बड़े शहर हैं, बम्बई जैसे शहरों में सूती कपड़ा मिलों की स्थापना भी होने लगी। विद्यार्थियों, हम आज ये अध्ययन कर रहे हैं कि ये जो शहर थे बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इनका रूप कैसे बदल रहा था, इनका स्वरूप कैसे बदला, किस प्रकार अंग्रेजों ने इसका अंग्रेजीकरण कर दिया, किस प्रकार उन्होंने इंग्लैंड के नक्शे पर चलते हुए, इंग्लैंड के मानचित्र पर चलते हुए वहाँ की सभ्यता को यहाँ लाने का प्रयास किया, वो हमें यहाँ पर आज दिखाई देगा। साथ साथ में आप चित्र भी देखते हैं, साथ में देखते रहेंगे कि किस प्रकार हमारी बसावट बदल रही थी, किस प्रकार नदियों के किनारे पोर्ट बन रहे थे, बंदरगाह बन रहे थे, किस प्रकार बड़े जहाज यहाँ आ रहे थे। ये परिवर्तन भी आपको देखने को मिलेगा। अभी हम ये देख रहे हैं कि सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई 1850 के दशक के बाद। भारतीय व्यापारियों ने बम्बई में सूती कपड़ा मिलों की स्थापना करना शुरू किया। इस समय में कपास उत्पादन बढ़ा, कपास की मांग बढ़ी। इस वजह से भारतीयों ने सूती कपड़ा मिलों की स्थापना करी।
अब यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाए कि 18वीं शताब्दी के बाद जो नए बदलते हुए शहर थे उसमें मुख्य रूप से औद्योगिक शहर कौन से थे, तो आपको बताना है कि मुख्य रूप से 2 औद्योगिक शहर थे। कौन कौन से 2 औद्योगिक शहर हैं? पहला है कानपुर और दूसरा है जमशेदपुर। कानपुर औद्योगिक शहर था तो इसकी क्या विशेषता है, आइए देखते हैं। कानपुर जो मुख्य रूप से जाना जाता था वह था चमड़े की चीज़ें, ऊनी और सूती कपड़ों के लिए जाना जाता था। कानपुर में चमड़े का, ऊन का और सूती कपड़ों की बहुत सारी मिलें लगी और इनका उत्पादन के लिए कानपुर जाना गया, जो कि मुख्य रूप से औद्योगिक शहर था। दूसरा है जमशेदपुर। जमशेदपुर जो जाना गया वो स्टील उत्पादन के लिए जाना गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन दोनों औद्योगिक शहरों में मुख्य रूप से उद्योग को देखते हुए ही विकास हुआ और कानपुर और जमशेदपुर दोनों औद्योगिक शहरों के रूप में जाने गए। विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इन नए शहरों का परिवेश कैसे बदल रहा था। अभी तक हमने ये जानने का प्रयास कर लिया कि वहाँ की बसावट कैसे बदल रही थी, ब्लैक टाउन कैसे बने, गोरे लोगों के लिए वाइट टाउन कैसे बने, औद्योगिक संरचनाएं कैसे आने लगी, बंदरगाह कैसे बनने लगे। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ की जो वाणिज्यिक संस्कृति थी, जो व्यापारिक दृष्टिकोण था, वो कैसे बदल रहा था। आइए देखते हैं। शासकों की वाणिज्यिक संस्कृति के दिग्दर्शक। इसके तहत हम पढ़ेंगे कि राजनीतिक सत्ता और संरक्षण भारतीय शासकों के हाथ से निकलकर अब किसके पास आ गया था? अब आ गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो शासन और सत्ता का काम ईस्ट इंडिया कंपनी करने लगी। हम जानते हैं कि 1757 प्लासी के युद्ध के बाद धीरे धीरे बंगाल से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर पसारने शुरू किए और वह लगभग पूरे भारत पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। राजनीतिक सत्ता अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई। इस सत्ता के आने से एक नए वर्ग का भी उदय हो रहा था, जिसमें मुख्य रूप से थे दुभाषीय, बिचौलिए, व्यापारी, माल आपूर्ति करने वाले लोग, जो कि इस कंपनी के साथ काम करते थे और भारतीयों का भी इन भारतीयों का भी इन शहरों में महत्वपूर्ण स्थान रहा। क्यों रहा? दुभाषियों का काम था कि इंग्लिश और हिंदी के जो जानकार थे वो अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में बिचौलिए का काम करते थे, ट्रांसलेटर का काम करते थे, अनुवादक का काम करते थे। व्यापारी थे, माल आपूर्ति करने वाले थे, इनकी भी इन शहरों में जगह बनी रही। कौन से शहर? बम्बई, कलकत्ता और मद्रास या इसी प्रकार के अन्य बड़े शहर। क्योंकि यह व्यापार में इनका महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए इनको भी जोड़ा गया। साथ ही साथ नदी या समुद्र के किनारे भी आर्थिक गतिविधियां बढ़ने लगी। तीनों शहर समुद्र के किनारे हैं और यहाँ पर जो आर्थिक घटनाक्रम बढ़ा वो समुद्र के किनारे ही बढ़ा। वहाँ पर गोदाम बने, घाट बने और उन घाटों का विकास होने से बड़े बड़े जहाज आने लगे। इस प्रकार व्यापारिक गतिविधियों का इजाफा हुआ। साथ ही साथ समुद्र के किनारे पर कुछ बड़े कार्यालय बने। कौन कौन से बने? समुद्र किनारे पर गोदाम, वाणिज्यिक कार्यालय, जहाजरानी उद्योग। जहाजरानी उद्योग से मतलब जहाजों के निर्माण से संबंधित उद्योग। इसके अलावा बीमा कंपनियां, यातायात डिपो और बैंकिंग संस्थानों की भी स्थापना हुई। तो देखिए बच्चों, किस प्रकार से भारतीय शहर औपनिवेशिक शहरों में बदल रहे हैं। किस प्रकार से इंग्लैंड का जो स्वरूप था वो धीरे धीरे इन शहरों में भी दिखने लगा। हमारे यहाँ पर वाणिज्यिक कार्यालय, जहाज के उद्योग, बीमा कंपनियां, यातायात डिपो, ये चीज़ें आने लग गई। इस प्रकार इन शहरों का स्वरूप बदलने लगा। कंपनी ने एक कार्य और किया कि इनके जो प्रशासकीय कार्यालय थे वो समुद्र तट से दूर बनाए। उन्होंने समुद्र तट से उनको दूर बनाने का क्या कारण था? ताकि अंदर के भीतरी क्षेत्र के लोग भी उन कार्यालय तक आ जा सकें। यहाँ पर उसमें से एक उदाहरण है राइटर्स बिल्डिंग। अब राइटर्स बिल्डिंग को यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हैं कि राइटर्स बिल्डिंग कलकत्ता में स्थित है। ये अंग्रेजों का एक दफ्तर था और राइटर्स इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जितने भी बाबू लोग थे या क्लर्क लोग थे वो यहाँ पर लिखने पढ़ने का काम करते थे, हिसाब किताब का काम करते थे, इसलिए इसका नाम हो गया राइटर्स बिल्डिंग। ये कलकत्ता में स्थित है। इस प्रकार इन औपनिवेशिक शहरों का वाणिज्यिक दृष्टि से स्वरूप बदलने लगा। अब हम देखेंगे कि अंग्रेजों ने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एक नया आधारभूत संरचना का विकास किया और उसका नाम रखा सिविल लाइन्स। ये जितने भी बड़े औपनिवेशिक शहर थे वहाँ पर सिविल लाइन्स की स्थापना की गई। सिविल लाइन्स क्या होता है? सिविल लाइन्स से तात्पर्य है कि सिविल लाइन्स के नाम से नए शहरी इलाके बसाए गए जहाँ सिर्फ गोरे लोगों को रहने की ही अनुमति थी या सिर्फ गोरों के लोगों के लिए ये शहर बसाए गए। क्यों बसाए गए? क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को लगने लगा कि उनको भारतीयों से या देशी लोगों से खतरा है। उनसे अपने आप को सुरक्षित बनाए रखने के लिए उन्होंने बड़े बड़े उपनगर बनाने शुरू किए
इस प्रकार इन महानगरों में उपनगरों की संस्कृति भी आने लगी और सिविल लाइन्स के नाम से जाने गए, जिसमें पूरी बसावट, बनावट, सड़कें सभी इंग्लैंड के शहरों की तर्ज पर रखे गए। जो बिल्डिंगों का स्वरूप था वह अंग्रेजों ने अपने अनुसार बनाया और ये क्षेत्र सिविल लाइन्स के रूप में जाने गए। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप ही ये सिविल लाइन्स का निर्माण हुआ था, क्योंकि इससे अंग्रेजों ने समझ लिया था कि वो उनको भारतीयों से खतरा है, तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इन शहरों की बसावट उन्होंने करी। अब हम देखेंगे कि छावनियों का भी निर्माण हुआ। छावनियाँ क्या है? छावनी से तात्पर्य है जहाँ का नियंत्रण सैनिक शासक के अंतर्गत हो, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर सैनिक टुकड़ियाँ रहती हो और उस क्षेत्र का विकास का कार्य भी सैनिक प्रणाली के ऊपर ही निर्भर करता है। सैनिक अधिकारी उसके कर्ता धर्ता होते हैं, वह छावनी कहलाते हैं। तो छावनियों को सुरक्षित स्थानों के रूप में जाना जाता था। वहाँ पर अंग्रेजों द्वारा अपने मकान बने गए, वो अपने आप को सैनिकों के बीच में रहकर सुरक्षित महसूस करते थे। यहाँ यूरोपीय कमान के अंतर्गत भारतीय सैनिक तैनात किए गए थे। साथ ही साथ छावनियों की क्या विशेषता थी? छावनियों की विशेषता थी कि वहाँ पर चौड़ी सड़कें, बड़े बगीचों में बने हुए बंगले, बैरक, परेड के मैदान, चर्च, इन सभी से जो अंग्रेजों को महसूस होता था कि वह जैसे इंग्लैंड के किसी शहर में रह रहे हों। इन छावनियों से उनको यूरोपीय लोगों को अपने आप को सुरक्षित आश्रय भी मिला। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के उपनिवेशों में बड़े शहरों का स्वरूप बदल रहा था और धीरे धीरे वो इंग्लैंड के मुख्य शहरों की ओर बढ़ रहे थे, उसी तरह वो दिखने लग गए थे। विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम कुछ चित्र देखेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर द मार्बल पैलेस जो कि कलकत्ता में बना हुआ है, उसका दृश्य दिखाई दे रहा है। इस पैलेस को भारतीय लोगों ने ही बनवाया था और किस सुंदरता के साथ बनवाया है। इस चित्र में हमें इंग्लैंड द्वारा बनाए गए शहरों व नगरों की झलक मिलती है कि किस प्रकार उन्हीं के समान यहाँ पर भी बिल्डिंग बनाने का प्रयास किया गया है। दूसरा चित्र है चितपुर बाजार का, जो कि कलकत्ता में स्थित है। इस बाजार से हमें ब्लैक टाउन व वाइट टाउन दोनों की झलक मिलती है। दोनों का मिश्रित स्थल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये बाजार था जहाँ पर हमें काले लोग व गोरे लोग दोनों के साथ हमें किस प्रकार से शहर दिखाई देता है, वो दृश्य दिखाई दे रहा है। काले इलाके न केवल अराजकता और हो हल्ले का केंद्र थे, भारतीय लोग जहाँ निवास करते थे उसे हम ब्लैक टाउन कहते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये जो क्षेत्र थे यहाँ पर हो हल्ला हुआ करता था। भारतीय लोग जिस प्रकार देसी अंदाज में रहते हैं उसी तरीके से यहाँ पर रहते थे। साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ थी, वो थी गंदगी और बीमारी। भारतीय क्षेत्रों के जो निवास स्थल थे उसमें गंदगी थी, बीमारी फैला करती थी। उस समय में हैजा व प्लेग जैसी महामारियाँ फैली। इनके फैलने पर अंग्रेज अफसरों को चिंता होने लगी। उन्हें स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा चिंता हुई, इसके लिए उन्होंने कदम उठाए। भारतीय क्षेत्रों से उन्हें यह अंदेशा होने लगा कि ब्लैक टाउन से वाइट टाउन में महामारियां आ सकती है, बीमारियां आ सकती है। इसके लिए शहरों की संरचनाओं में परिवर्तन होने लगे। कुछ नई चीज़ें आई जिसमें शामिल है भूमिगत पाइपलाइन से जलापूर्ति करना, निकासी और नाली व्यवस्था सुचारू करना। इस प्रकार भारतीय औपनिवेशिक शहरों में इस प्रकार से नई परिवर्तन आने लगे। जल की सिंचाई पाइपलाइन से होने लगी, स्वच्छता का ध्यान रखा जाने लगा। आखिर ये कदम अंग्रेजों ने क्यों उठाए? उन्होंने ये कदम स्वयं की स्वच्छता के लिए, स्वयं को महामारी से बचने के लिए उठाए और इसका प्रभाव हमें यहाँ के शहरों पर दिखाई देने लगा। तो विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। अब हम किस प्रकार से हिल स्टेशन नाम से एक नई अवधारणा आई उस पर अध्ययन करेंगे। भारतीय क्षेत्र में जो पहाड़ी क्षेत्र थे वो ठंडे रहा करते थे और इंग्लैंड के जो निवासी थे, ब्रिटिश जो निवासी थे, वो ठंडे प्रदेश से आए थे। उन्हें भारत के गर्म क्षेत्रों में रहने में मुसीबत महसूस होती थी। यहाँ पर धीरे धीरे हिल स्टेशन की अवधारणा किस प्रकार से आई? ये मुख्य रूप से छावनियों की तरह हिल स्टेशन, जो कि पर्वतीय सैरगाह भी कहलाते हैं, औपनिवेशिक शहरी विकास का एक खास पहलू थे। सबसे पहला जो हिल स्टेशन बना वह था शिमला। हिल स्टेशन बनने में भी अलग ही तथ्य शामिल है कि जैसे शिमला की स्थापना जब हुई वह गोरखा युद्ध के समय हुई। गोरखा युद्ध हुआ था 1815-1816 ईस्वी में और उस समय ही शिमला की एक हिल स्टेशन के रूप में स्थापना हुई। दूसरा मुख्य हिल स्टेशन है माउंट आबू, जो कि अंग्रेज मराठा युद्ध 1818 के समय में इसका विकास हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो हिल स्टेशन बने, शिमला और माउंट आबू,
दोनों ही युद्धों की स्थिति के दौरान ही बने। युद्ध की स्थिति में आवश्यकता अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों का विकास किया गया। उस दौरान शिमला और माउंट आबू जैसे हिल स्टेशनों का निर्माण हुआ। अगला हिल स्टेशन है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग 1835 में सिक्किम के राजाओं से छीना गया था। उस समय सिक्किम में दार्जिलिंग आता था और सिक्किम के राजाओं से अंग्रेजों ने छीन लिया और इस हिल स्टेशन को आगे बढ़ा, इसका निर्माण किया। साथ ही अब हम इस तथ्य पर दृष्टिकोण डालेंगे कि हिल स्टेशन की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। तो हिल स्टेशनों की जो जलवायु थी वो यूरोप की ठंडी जलवायु से मिलती जुलती थी। अंग्रेजों को इन क्षेत्रों में रहने पर इंग्लैंड जैसा ही आभास होता था, वहाँ का वातावरण उनके लिए अनुकूल था। इस वजह से हिल स्टेशनों का निर्माण हुआ। शिमला जो कि भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ, जो कि प्रधान सेनापति कहलाते हैं, का अधिकृत निवास स्थान था। तो भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ ने नियमित रूप से, परमानेंट रूप से, स्थायी रूप से शिमला में ही अपना आवास बना लिया। यहाँ पर आप एक आवास देख रहे हैं जो कि शिमला में जॉन मार्शल का निवास स्थान था। जॉन मार्शल ने इस प्रकार से अपना निवास स्थान बनवाया था, जो कि बहुत ही सुंदर, इन पहाड़ी वादियों में सुंदर सा दृश्य हमको दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं। अभी तक हमने अध्ययन किया है कि ये जो 3 औपनिवेशिक शहर हैं, बम्बई, मद्रास व कलकत्ता, इनके रहन सहन में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा था, कैसे बंदरगाहों का शहर अब धीरे धीरे एक विकसित शहर बनता जा रहा था। उसी कड़ी में हम देखते हैं कि इन शहरों में सामाजिक परिवर्तन क्या हुआ है, किस प्रकार से जनजीवन बदला, नए शहरों में सामाजिक जीवन किस प्रकार से बदला। तो नए शहरों में हमें दोनों चीज़ मुख्य रूप से दिखाई देती है। दोनों चीज़ कौन सी? पहला संपन्नता और दूसरा गरीबी। यहाँ पर चरम संपन्नता की स्थिति भी थी तो गहन गरीबी के दर्शन भी हो जाते थे। दोनों चीज़ें शहरों में हमें एक साथ दिखाई देती हैं। कुछ विशेषता हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं नए शहरों के सामाजिक जीवन की। पहली है यातायात के साधनों का विकास। जो भी बड़े महानगर बने, औपनिवेशिक शहर बने, उनकी प्रमुख विशेषता यह रही कि वहाँ पर यातायात के साधनों का विकास बहुत तेजी से हुआ। प्रारंभ में जहाँ बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी, इस प्रकार से साधन हुआ करते थे, अब वहाँ पर घोड़ा गाड़ी जैसे, और ये घोड़ा गाड़ी भी कैसी, जैसी ब्रिटेन में चला करती थी। आप यहाँ पर चित्र भी देख सकते हैं घोड़ा गाड़ी का, कि जो एक ऐसी गाड़ी है जो चारों तरफ से बंद है, घोड़े के ऊपर ये गाड़ी चल रही है। इस प्रकार की घोड़ा गाड़ी भी हमें औपनिवेशिक शहरों में दिखाई देने लगी। तो घोड़ा गाड़ी जैसे नए यातायात के साधन और बाद में ट्रॉम और बसों से लोग जो थे वो शहर के केंद्र में आया जाया करने लगे। बसें शुरू हो गई, ट्रॉम शुरू हो गई। ट्रॉम आप देख सकते हैं कि कलकत्ता में ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ट्रॉम गाड़ियाँ खड़ी हुई है। ट्रॉम गाड़ियाँ सड़कों पर ही चलती है, लेकिन उनके लिए अलग से पथ निश्चित होता है, बसों के आकार की होती है। इन ट्रॉम गाड़ियों और बसों के कारण लोग मुख्य शहर में नहीं रहते हुए भी आसपास के दूरस्थ क्षेत्रों में रहकर भी व्यापार के लिए, काम के लिए या रोजगार के लिए इन साधनों से शहरी केंद्रों तक आराम से आ जा सकते थे। इससे पता चलता है कि शहरों का आकार बड़ा होने लगा, लोग बाहर से भी मुख्य केंद्र तक यातायात के साधनों की वजह से आ रहे थे। इस प्रकार का परिवर्तन इन शहरों में हमको देखने को मिलता है। दूसरा जो मुख्य परिवर्तन आया वो था मध्यम वर्ग का उदय। जब अंग्रेजों द्वारा औपनिवेशिक शहरों का विकास किया जा रहा था तो एक विशेष वर्ग की आवश्यकता हुई। इस विशेष वर्ग में कौन शामिल था? इस विशेष वर्ग में क्लर्क, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और अकाउंटेंट्स, क्योंकि हिसाब किताब के काम बढ़ रहे थे, व्यापारी काम बढ़ रहा था, तो अकाउंटेंट्स की आवश्यकता बहुत बढ़ती जा रही थी और यह वर्ग ही मध्यम वर्ग के रूप में जाना गया। इसका बहुत अधिक विकास हुआ। यह ऐसा वर्ग था जो अंग्रेजी का भी जानकार था, यह ऐसा वर्ग था जो अंग्रेजों द्वारा किए गए कार्यों से भी जानकार था और भारतीय तरीकों से भी जानकार था। इसी वजह से यह मध्यम वर्ग बढ़ा। इसी समय हम एक बात और देखते हैं कि शहरों में विभिन्न जाति, धर्म, वर्ग के लोग रहने लग रहे थे, चाहे वो भारतीय हों, चाहे वह अंग्रेज हों। अलग अलग प्रकार के समाजों के लोग जब एक साथ रहने लगते हैं तो समाज की कुछ बुराइयां हैं, वो एक समाज की बुराइयां दूसरे समाज को, उस बुराई को जब वो देखते हैं तो उसके ऊपर टीका टिप्पणी भी होती है। तो इस पर हम देखते हैं कि सामाजिक रीति रिवाज, कायदे कानून और तौर तरीकों पर भी सवाल उठने लगे। भारतीय समाज, भारतीय तौर तरीके, भारतीय कायदे कानून अंग्रेजों की नज़र में कमतर थे, अच्छे नहीं थे, तो उन पर सवाल उठने लगे। इससे कहीं न कहीं भारतीयों के मन में भी
अंग्रेजों के प्रति द्वेष भावना जागृत हुई। उनके मन में भी ऐसा आने लगा कि गोरे लोग, ब्रिटिश लोग भारतीय समाज में हस्तक्षेप करने लग रहे हैं। इस प्रकार ये परिवर्तन धीरे धीरे देखने को मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक मुख्य विशेषता कि महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में उपस्थिति में वृद्धि हुई। महिलाओं की क्या स्थिति थी इन औपनिवेशिक शहरों में? तो सबसे बड़ी बात यह कि औपनिवेशिक शहरों में महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में वृद्धि होने लगी। महिलाओं को शहरों में नए नए अवसर मिलने लगे। पढ़ी लिखी महिलाएं बाहर निकलने लगी, कार्य करने लगी, पुरुषों के समान काम करने लगी। और उनके जो कार्य क्षेत्र थे वह पत्र पत्रिकाओं में, आत्मकथाओं के रूप में और पुस्तकों के द्वारा जो मध्यम वर्ग की महिलाएं थी वो अपने आप को अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रही थी। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी लेख आने लगे, महिलाओं द्वारा लिखे जाने लगे। इस प्रकार महिलाओं ने घर से बाहर निकलना शुरू किया। महिला शिक्षा के समर्थक यद्यपि महिलाओं को शिक्षित करना तो चाहते थे, लेकिन कहीं न कहीं उनमें कुछ पुरानी मान्यताएं भी थी। इस वजह से वो चाहते थे कि महिलाएं जो है वो घर की चार दीवारी में ही रहे, चाहे वो पढ़ी लिखी हो लेकिन बाहर नहीं निकले। इससे पता चलता है कि जो समाज था उसमें अभी तक पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया था, सोच सुधर नहीं पाई थी। यहाँ पे हम एक उदाहरण ले रहे हैं एक महिला का जिनका नाम है विनोदिनी दास। विनोदिनी दास द्वारा अपनी आत्मकथा लिखी गई है जिसका नाम है आमार कथा। विनोदिनी दास बंगाली रंगमंच की एक प्रसिद्ध अदाकारा थी, अभिनेत्री थी, बहुत ही प्रोग्रेसिव महिला थी। इन्होंने स्टार थिएटर जो कि कलकत्ता में स्थित है उसकी स्थापना में इन्होंने बहुत बड़ा हाथ दिया, बहुत बड़ा योगदान दिया। और स्टार थिएटर की स्थापना कलकत्ता में हुई थी 1883 में, 1883 में। इन्होंने 1910 से 1913 के बीच में जो आत्मकथा लिखी, किस्तों में लिखी, इन्होंने अलग अलग भाग में उसको प्रकाशित कराया और उस आत्मकथा का नाम उन्होंने आमार कथा लिखा है। इस प्रकार विनोदिनी दास एक अभिनेत्री थी, संस्थान निर्मात्री थी और लेखिका के रूप में जानी जाती है। यहाँ हमने उदाहरण यह इसलिए लिया है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि महिलाओं की भूमिका बदल रही थी। वे घर से बाहर निकल रही थी, पत्रिकाओं में लिख रही थी, वो नाट्य क्षेत्रों में आ रही थी, अभिनेत्री भी थी, लेखिकाएँ भी थी। इस प्रकार वह हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही थी। साथ ही साथ हम यहाँ पर एक पेंटिंग के माध्यम से भी देखने का प्रयास करते हैं कि उस समय की सोच किस प्रकार की थी। यहाँ पे एक कालीघाट पेंटिंग दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि महिला है, उसके हाथ में कुछ रस्सियाँ दिख रही, जो एक नीचे शीप है, भेड़ है, और उसका जो चेहरा है वो पुरुष के समान है। इस पेंटिंग के माध्यम से हमें लेखक क्या बताना चाहता है? यह कालीघाट पेंटिंग है। इसमें स्त्री सत्ता के बारे में पुरुषों की बेचैनी को अक्सर एक ऐसी तस्वीर के जरिए दर्शाया जाता था जिसमें औरत एक जादूगरनी के भेष में आदमी को भेड़ बना देती है। पढ़ी लिखी औरतें जब बाहर निकलने लगी तो ऐसी बहुत सी पेंटिंगें बनने लगी। ये उस समय की जो विचारधारा है वो हमें दिखाती है कि जब महिलाओं ने अपना कार्य क्षेत्र बदलना शुरू किया तो समाज में किस प्रकार से सोच बदलने लगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि नए शहरों में जो सामाजिक जीवन हो रहे थे उसकी ये विशेषताएं पड़ी। एक विशेषता और है, मेहनत कश वर्ग का उदय। जब बड़े बड़े शहर बनते हैं, व्यापारिक दृष्टिकोण से जब वहाँ पर बहुत सारे कार्य क्षेत्र बढ़ जाते हैं, बाहर से माल आता है, ले जाया जाता है, आर्थिक घटनाएं बढ़ती है, तब ऐसे समय में वहाँ पर एक वर्ग पैदा होता है जिसे हम मेहनत कश वर्ग कहते हैं, मजदूर वर्ग कहते हैं, जो कि काम के लिए जाना जाता है। यह एक ऐसा वर्ग था जो सुबह से लेकर शाम तक काम करता है। उस दिन के खाने पीने की व्यवस्था उनके शाम को काम के बाद उनके वेतन से होती है। अगले दिन पुनः वह नए काम की तलाश में नए क्षेत्र में बढ़ जाते हैं। इस प्रकार का एक वर्ग का उदय हुआ औपनिवेशिक शहरों में। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने तीनों मुख्य बड़े शहर मद्रास, बम्बई व कलकत्ता में जो बेसिक विकास था, किस प्रकार परिवर्तन हुआ, कैसे नए शहर दिखने लगे, कैसे वहाँ पर सामाजिक जीवन बदलने लगा, उसका आज अध्ययन किया है। अगले पार्ट में हम इन्हीं तीनों शहरों को एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे और ये देखेंगे कि इन शहरों का विकास वर्तमान के स्वरूप को कैसे धारण करने लगा। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।